नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। ब्रजभूषण वर्सेस रेसलर्स केस में नया मोड़, पॉस्को का केस दर्ज कराने वाली पहलवान के बालिग होने का दावा। पीएम नरेंद्र मोदी की आज अजमेर में जनसभा, ब्रह्मा मंदिर में करेंगे दर्शन। बिहार, कर्नाटक, केरल समेत 25 ठिकानों पर एनआईए की रेड, कटिहार में पीएफआई नेता ने यहां छापेमारी की। अगले 4 दिनों तक 10 राज्यों में भारी बारिश के आसार, 11 दिन से रुका मानसून आगे बढ़ा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स विनेश फोगाट और साक्षी मलिक व बजरंग पूनिया केस में नया मोड़ आ गया है। ब्रजभूषण पर पॉस्को एक्ट का केस दर्ज करवाने वाली पहलवान बालिग निकली है। ये पहलवान रोहतक की रहने वाली है। उसके स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उससे बालिग होने की पुष्टि हुई है। इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रोहतक आई थी। इसके पिता ने इसे गलत करार दिया है। उनका दावा है कि उनकी बेटी नाबालिग है। पिता बोले कि बड़ी बेटी की डेथ हुई, उसी के नाम पर छोटी का नाम रखा। नाबालिग लड़की के पिता ने कहा कि 16 साल की उम्र में बेटी का रांची में शिविर के दौरान ब्रजभूषण ने शोषण किया था। मेरी 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी की 2 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। दूसरी बेटी का नाम बड़ी बेटी के नाम पर ही रखा गया था। वे अब भी नाबालिग है और रेसलिंग करती है। हालांकि उसका डेथ सर्टिफिकेट कहां है, इसके बारे में पिता स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पहलवान ने चाचा के मीडिया के प्रूफ दिए, कहा कि भतीजी नाबालिग नहीं। रोहतक में नाबालिग पहलवान के चाचा बुधवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण पर केस दर्ज करवाने वाली पहलवान भतीजी नाबालिग नहीं है। उन्होंने लड़की के जन्म से जुड़े प्रूफ भी दिखाए हैं। चाचा ने कहा कि सरकारी नौकरी का लालच देकर उनकी भतीजी से इस तरह के आरोप लगवाए गए हैं। लड़की के पिता का कहना है कि वह लड़की का चाचा नहीं बल्कि ताऊ है। वह बड़ी बेटी के दस्तावेज दिखा रहा है जिसकी पहले मौत की हो चुकी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी रोहतक आकर जांच की है, जिसके बाद पहलवान के बालिग होने का दावा किया जा रहा है। ब्रजभूषण पर दर्ज पॉस्को एक्ट हट सकता है अगर पुलिस जांच में ये पता सही निकल जाता है कि आरोप लगाने वाली पहलवान नाबालिग नहीं बालिग है, तो ब्रजभूषण पर दर्ज केस में पॉस्को एक्ट हट जाएगा। ऐसे में उनके खिलाफ सिर्फ आईपीसी की धारा 354 का केस रह जाएगा, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर के दौरे पर है। मोदी किशनगढ़ एयरपोर्ट से पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर पहुंच गए हैं, जहां वे करीब 20 मिनट दर्शन पूजा करेंगे। इसके बाद कार विश्राम स्थली पर पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर अजमेर में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां सभा का मैनेजमेंट कुल 22 व्यवस्थाओं में बांटा गया है। हर व्यवस्था की कमान अनुभवी नेताओं को सौंपी गई है। इन व्यवस्थाओं में स्वच्छता और सभा कार्यालय, पंडाल, मंच, माइक, सभी व्यवस्था, वाहन यातायात, पार्किंग, पानी, मीडिया, सजावट व प्रचार प्रसार, आवाज, भोजन, ब्लॉक सुरक्षा, सोशल मीडिया, कार्यक्रम संचालन सहित अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने दावा किया कि सभा में प्रदेश की 8 लोकसभा और 45 विधानसभाओं सहित प्रदेश भर में 4 लाख लोग जुटेंगे। सभा के लिए 4 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल जो है बनाया गया है। पंडाल में व्यवस्था संभालने के लिए भाजपा नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग 22 व्यवस्थाओं में भाजपा के अनुभवी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। 9000 होर्डिंग्स, 11000 बैनर, 1.25 लाख झंडे, 350 होर्डिंग्स शहर में लगाए गए हैं, जबकि 150 देहात में लगाए गए हैं। वही पार्टी बोर्डिंग के लिए अलग से 400 होर्डिंग्स लगाए गए हैं। शहर और देहात में कुल 1.25 लाख पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। इसी तरह से 1000 बड़े बैनर और 10,000 छोटे बैनर भी लगाए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही जिला पुलिस हाई अलर्ट पर है। राजस्थान के अन्य जिलों से 5,500 के करीब अधिकारी और जवानों को सभा स्थल सहित जिले भर में तैनात किया गया है। ट्रैफिक के भी खास इंतजाम किए गए हैं। करीब 80,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मौसम के मद्देनजर 2 तरीके की पार्किंग व्यवस्था की गई है। बारिश होने पर अलग जगह वाहन पार्क किए जाएंगे। यदि बारिश नहीं होती है तो निर्धारित स्थान पर वाहन पार्क किए जाएंगे। 8 महीने में मोदी का राजस्थान में ये 6ठा दौरा होगा। 10 मई को जिन्होंने सिरोही के आबू रोड में सभा की थी, इससे पहले 12 फरवरी को मोदी ने दौसा में सभा की थी। 28 जनवरी को मोदी ने भीलवाड़ा के आसीन में सभा की थी। इससे पिछले साल में 1 नवंबर को मोदी ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में सभा की थी। इससे पहले 30 नवंबर को मोदी सिरोही के आबू रोड भी गए थे।
पीएफआई के फुलवारी शरीफ मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार, कर्नाटक और केरल में करीब 25 ठिकानों पर रेडमारी की है। एनआईए की टीम ने कटिहार और हसनगंज थाना क्षेत्र के मुजफ्फर टोल में लगभग 3 घंटे तक छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने नासिर हुसैन के घर कई दस्तावेज को खंगाला। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो एनआईए पूछताछ के लिए महबूब आलम नवदी के भाई मोहम्मद जावेद को अपने साथ ले गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जुलाई 2022 में पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस की रेड में पीएफआई से जुड़े कुछ लोग पकड़े गए थे। इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला है। इससे पहले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग की गई थी। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। उस समय 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इससे पूछताछ में पता चला था कि 12 जुलाई को पटना आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह हमला करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें 15 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसको लेकर पहले पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बाद में मामला एनआईए के पास चला गया था। तब से एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। नौतपा के छठे दिन भी मौसम ठंडा रहा। पिछले 11 दिनों से रुका मानसून बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तराखंड में अगले 4 दिन हल्की से भारी बारिश होने के आसार हैं। केरल में आमतौर पर मानसून 1 जून से आसपास पहुंच सकता है और जुलाई मध्य तक पूरे देश को कवर कर लेता है। इस साल केरल में मानसून की शुरुआत में थोड़ी देरी होने की संभावना है। इधर दिल्ली में अधिकतम तापमान औसत से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून तक राजस्थान के जयपुर में बादल छाए रहने और बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर में दिन भर बादल छाए रहे। दोपहर बाद कुछ देर के लिए धूप खिली, लेकिन बारिश नहीं हुई। इसके असर से दिन का तापमान सामान्य से 8.8 डिग्री नीचे चला गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में नौतपा के छठे दिन भी मौसम के तेवर ठंडे ही रहे। दोपहर बाद शहर के कई हिस्सों में फव्वारी पड़ी। इस साल पारे की चाल की सुस्त है, क्योंकि मई में 333 से ज्यादा बारिश हो चुकी है। तापमान में इजाफे के बावजूद पारा 40 डिग्री से ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है। दिन का तापमान भी 39.1 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं दिल्ली में मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश व गरज के साथ तेज हवा चलने का अनुमान लगाया गया है। मंगलवार शाम अचानक बारिश और आंधी आई। इस दौरान हवाओं की स्पीड भी 70 से 80 kmph रही है। जम्मू कश्मीर के करमारा सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय सेना के 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया है। ये तीनों ही 30 मई की रात में खराब मौसम और बारिश का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना के जवानों ने फेंसिंग क्रॉस कर रहे तीनों आतंकियों पर फायरिंग की है। सेना ने इनके पास 10 किलो आईईडी, AK-56 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स बरामद किए हैं। फायरिंग में घायल एक आतंकवादी का पुंछ में हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं मंगलवार रात एलओसी पर हलचल के बाद सेना की तलाशी शुरू कर दी गई थी। पुंछ के गुलपुर इलाके में करमारा गांव में नियंत्रण रेखा पर सेना ने संदिग्ध गतिविधि देखी। इसके बाद रात करीब 4 बजे जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना की तरफ से एक्शन देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक घुसपैठिए को पैर में गोली लगी है। फायरिंग में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। घुसपैठियों की पहचान मोहम्मद फारूक, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद जुबैर के रूप में की गई है। सभी करमारा के निवासी हैं और फारूक के पैर में गोली लगी है। सेना के मुताबिक इन तीनों को बॉर्डर पार से हथियार और ड्रग्स की खेप मिली थी। वे इसकी तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। सभी सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। इसके पास AK-47, 2 पिस्टल्स, 6 ग्रेनाइड, प्रेशर कुकर में रखा हुआ एक आईईडी और हेरोइन के 20 पैकेट बरामद किए गए हैं। घुसपैठियों से मिले 10 किलो एक्सक्लूसिव को सेना ने बाद में सुरक्षित तरीके से नष्ट भी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह का आज मणिपुर में तीसरा दिन है। इसके बाद शाह स्थानीय समूह के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करेंगे। बाद में वे इम्फाल में सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। मंगलवार को अमित शाह ने मणिपुर पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा समिति का जायजा लिया है। वहीं सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठक में शाह ने कहा कि मणिपुर की शांति और समृद्धि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और अधिकारियों को राज्य की शांति को भंग करने वाली किसी भी गतिविधि से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। वहीं 29 मई को मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचते ही अमित शाह ने सबसे पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह उसको और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और साथ में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन डेका मौजूद थे। शाह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा भी की है। उन्होंने राज्य में राशन और तेल जैसी जरूरी चीजों की
सप्लाई को बेहतर करने के भी निर्देश जारी किए हैं। वहीं मणिपुर में करीब 1 महीने में जारी हिंसा के बीच ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू सहित मणिपुर की 11 खेल हस्तियों ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। इन लोगों ने अमित शाह से राज्य में जल्द शांति बहाल करने की मांग की है। इन्होंने कहा कि अगर स्थिति सामान्य नहीं हो पाई तो वे अपने अवार्ड और मेडल लौटा देंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ की एमपी और एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। मुख्तार अंसारी की कुल 4 मामलों में सुनवाई होगी। इनमें थाना सराय लंसाकी और एक और थाना दक्षिण टोला में 3 मामले शामिल हैं। कोर्ट में स्टेट बनाम इंटेलिजेंस के मामले में गवाही होगी। मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि का दुरुपयोग को लेकर थाना सराय लखानसी से मुकदमा दर्ज किया गया था। मऊ के सदर विधानसभा सीट से विधायक रहते हुए मुख्तार अंसारी ने अपनी विधायक निधि से विद्यालय निर्माण के लिए प्रबंधक को 25 लाख रुपए दिए थे। आरोप है कि विद्यालय का निर्माण नहीं करवाया गया था। इससे पहले मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने मऊ के डीए को स्कूल के भौतिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। साथ ही मुख्तार की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। इसी के साथ नगर के थाना दक्षिण टोला में दर्ज 3 मामलों में सुनवाई होनी है। मुख्तार अंसारी ने विधायक रहते हुए अपने लेटर पैड पर 6 लोगों के सशस्त्र लाइसेंस के लिए सुसंत की गई थी। इसी के बाद में जांच के दौरान सभी के पत्ते फर्जी पाए गए हैं। इस मामले की एफआईआर दक्षिण टोला थाने क्षेत्र में दर्ज करवाई गई है। इससे पहले 24 मई को मऊ के कोर्ट में सुनवाई हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी कराई गई थी। दिल्ली में 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या केस में साहिल के 2 और लड़कों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने इस केस में लव जिहाद एंगल में भी जांच कर रही है। वहीं साहिल को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली है। वहीं हालांकि उसने पुलिस से यह भी कहा है कि उसने जो किया उस पर उसे कोई पछतावा नहीं है। पुलिस ने साहिल को सोमवार को दोपहर बुलंदशहर से अरेस्ट किया था और रात तक पूछताछ की थी। इस केस में 2 और किरदार सामने आए हैं, जिसमें एक का नाम प्रवीण है और दूसरे का नाम जबरू है। साहिल का दावा है कि जबरू इलाके का दबंग युवक है और उसने उसे लड़की से दूर करने का कहा भी था। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस केस में लव जिहाद एंगल भी तलाश रही है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने मृत लड़की के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा यह दर्दनाक घटना है, जितनी निंदा करे कम है। साहिल को कठोर सजा मिले, इसके लिए बड़े से बड़े वकील करेंगे। साहिल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद को शराब प्रेमी बताया है। हार्ड लाइफ लव यू जैसी लाइन भी लिखी हुई है। हुक्का पीने के वीडियोस भी पोस्ट किए हुए हैं। एक पोस्ट में साहिल बोल भी रहा है कि दुनिया चैन से जीने नहीं देती, आतंक फैलाना जरूरी है। वे हिंदू दिखाने की कोशिश भी कर रहा था। ऐसे में लव जिहाद एंगल में भी जांच की जा रही है। हाथ पर कलांदा बांधे हुए और इंस्टा पर रुद्राक्ष पहने हुए वीडियो मिली है। साहिल ने बताया कि उसके हाथ में जो कलावा था वो पीर बाबा के करने पर पहना हुआ था। वहीं रुद्राक्ष की माला जब हरिद्वार गया था वहां खरीद कर पहनी थी। साहिल को अपनी करतूत पर पछतावा नहीं है। उसे मर्डर का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उसने हत्या के बाद भी कबूल ली है। वहीं हत्या की साजिश में पहले से रच रहा था। करीब 2 हफ्ते पहले चाकू भी खरीदा था। उत्तराखंड में आदि कैलाश के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहली बार श्रद्धालु सड़क से यात्रा कर रहे हैं। पहले जहां यात्रा में 10 दिन लगते थे, अब श्रद्धालु 5 घंटे में ही पहुंच रहे हैं। 20,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश के मार्ग पर इस साल अत्यधिक बर्फबारी होने से बर्फ की चादर से बिछी दिख रही है। इस साल यात्रा 4 मई को शुरू हो गई थी, नवंबर तक चलेगी। वहीं पर 32 दलों की मंजूरी दी गई है। हर दल में 12 यात्री हैं। पिथौरागढ़ में जालाजिम्बी से आदि कैलाश तक 65 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड बन चुकी है। वहीं पहले जालाजिम्बी में गूंजी आदि कैलाश तक 10 दिन लगते थे, अब 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। वहीं 15 दिन पहले तवाघाट लिपू लेक राष्ट्रीय राजमार्ग के गर्भाधार में लैंडस्लाइड हो गया था। इस सड़क के बंद होने के कारण आदि कैलाश पर्वत पर यात्रा की गई थी और वहीं पर एक यात्री फंस भी गया था। राज्य आपदा एजेंसी ने पहले 42 आदि कैलाश तीर्थयात्रियों को बचाया था, तो भारी वर्षा के कारण सड़क बंद होने के बाद तीर्थयात्रियों के वापस लौटते समय तवाघाट के पास फंसे हुए थे। एक अधिकारी ने कहा कि तीर्थयात्री मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली के थे। कैलाश यात्रा 3 अलग अलग राजमार्ग से होती है। पहला है लिपू लेक, दूसरा है नाथुदुरा और उसके बाद तीसरा आता है काठमांडू। तीनों रास्तों पर कम से कम 14 और अधिकतम 21 दिन का समय लगता है। 2019 में 31,000 भारतीय यात्रा पर गए थे, जिसके बाद 3 साल बाद तक यात्रा बंद रही थी।
पंजाब मंत्रिमंडल में आज चौथी बार विस्तार हो गया है। भगवंत मान अपनी कैबिनेट में करतारपुर के विधायक पूर्व डीसीपी बलकार सिंह और लंबी से विधायक गुरमीत सिंह खुडिया को शामिल कर रहे हैं। दोनों नए मंत्रियों को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बलकार सिंह की दुआबा क्षेत्र में ब्रह्मा शंकर जिपा के बाद दूसरे मंत्री हैं। नए मंत्री बने बलकार सिंह को लोकल बॉडी महकमा दिया गया है। ये महकमा इंद्रबीर सिंह निर्जर के पास था, जिन्होंने मंगलवार शाम को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बलकार सिंह पार्लियामेंट्री अफेयर महकमा भी देखेंगे। वहीं गुरमीत सिंह को कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन फिशरीज व डेयरी विकास और फूड प्रोसेसिंग जैसे भारी भरकम मंत्रालय दिए गए हैं। मंत्री कृषि मंत्रालय अब तक के लिए कुलदीप धालीवाल के पास था। फेरबदल पर उनका कद हटा दिया गया है। इसके बाद खेल एवं युवा सेवाएं महकमे देखकर गुरमीत सिंह मीत हेयर की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए उन्हें वाटर रिसोर्सेज, माइनिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी एवं एनवायरमेंट और लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन विभाग सौंपे गए हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर का कद बढ़ाते हुए उन्हें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया गया है। अब तक यह महकमा कुलदीप धालीवाल के पास था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।